पाकिस्तान आइलैंड का पहला टी20 आज 7 बजे खेला जा रहा है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। लेकिन मैच पे तो बाद में बात होगी, मैच एनालिसिस तो आपके साथ करता रहता हूँ। लेकिन आपको आज पहली खबर दे दूं कि भाई साइम अय्यूब की अब जो ओपनिंग पोजीशन है वो बहुत खतरे में पड़ गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि मोहम्मद रिजवान ने, जब न्यूजीलैंड की सीरीज में मोहम्मद रिजवान को कहा गया था मोहम्मद हफीज़ की तरफ से कि यार आप ऐसा करो कि तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे खेलो, लेकिन मोहम्मद रिजवान उस टाइम पे माने नहीं थे और हफीज़ को टका सा जवाब दिया था कि भाई मैं खेलूंगा ओपनर, आपको जो करना है कर लो। और हफीज़ मजबूर थे क्योंकि उस टाइम कप्तान जो थे वो आपके शाहीन शाह अफरीदी थे, तो बाबर आजम पे ही थोड़ा उनका जोर चला मोहम्मद हफीज़ का, और उनको तीसरे नंबर पे बाबर आजम को खेलना पड़ा। क्योंकि उस वक्त के चेयरमैन आप कह सकते हैं कि बाबर आजम के साथ नहीं थे, और उसी वजह से बाबर आजम तीसरे नंबर पे आके बैटिंग करना स्टार्ट होते हैं और साइम अय्यूब को अपने ओपनर वाली जो पोजीशन है वो खाली करना पड़ती है बाबर आजम को साइम अय्यूब के लिए। और साइम अय्यूब पहले मैच में झलक तो दिखाते हैं अपनी, लेकिन उसके बाद साइम अय्यूब की इनिंग्स ना आना, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन मौका था, लेकिन साइम अय्यूब वहाँ जो ये गलती कर जाते हैं, थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं लेते विकेट पे। 10-12 बॉल्स अगर साइम अय्यूब लेते उन मैचेस में, लेकिन मसला ये था कि सामने जब मोहम्मद रिजवान आपके खेल रहा हो तो आप कैसे 10-12 बॉल्स ले सकते हो भाई, क्योंकि 15 बॉल्स तो वो भी सामने से लेगा, और अगर 10-12 बॉल्स आपने ले ली तो फिर आपके पावर प्ले तो खत्म है और मैच भी टीम हार जाएगी। तो इस वजह से साइम अय्यूब मुझे लगता है कि वहाँ जो है चलाना जाते हैं लेकिन नाकाम हो जाते हैं। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ की होम सीरीज़ जो हुई पाकिस्तान की, उसमें भी साइम अय्यूब के रन्स नहीं आते। तो ये अब बड़ा सवालिया निशान खड़ा होने लग गया है कि भाई साइम अय्यूब ओपन करेगा भी। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में आप देखें कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जगह कोई हिला सकता है। मुझे जो लगता है जो टीम का माइंड सेट है और जिस तरीके की 18 मेंबर स्क्वाड आया है, तो लग यही रहा है कि भाई इस दफ़ा भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। और अगर साइम अय्यूब, मुझे नहीं लग रहा कि इस सीरीज़ में आपको बतौर ओपनर खेलते हुए नजर आए, और अगर खेले भी तो आपको एक दो मैच में कुछ चेंजिंग ज़रूर नजर आएगी। अगर मोहम्मद रिजवान, जो कहा गया था कि फिटनेस की वजह से बाहर हैं, अगर फिट हो जाते हैं, जो कि मुझे इस पर भी यकीन नहीं है कि वो अनफिट थे भी या नहीं, क्योंकि आपको याद होगा जो कैंप लगा था काकुल में, उसमें दो फिटेस्ट खिलाड़ियों की जो खबर आई थी वो थे आपके मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी, और दोनों इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ में। इस पे मुझे बड़ा ताज्जुब है और मुझे कभी भी इनकी बातों पे यकीन नहीं आता, क्योंकि मुझे याद है, आपको याद होगा वर्ल्ड कप में सऊद शकील को बुखार करा के बाहर बिठा दिया था, जो कि फिर अगले मैच में सऊद शकील खेल भी रहे थे। तो इनका आप किसी बात पे भरोसा, मुझे तो होता नहीं है, आप लोगों को अगर होता है तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि नन्हे मुन्ने काके अवाम है, तो वो नन्हे मुन्ने काके की तरह अवाम हर बात पे यकीन कर लेती है। लेकिन यार जो कुछ है, थोड़े दानिशमंद लोग हैं, मैं तो अपने आप को नहीं कह रहा, लेकिन लोग आप कह सकते हैं कुछ लोग हैं जो इनकी चालाकियों को बड़ा समझते हैं, और इनकी जो टैक्टिक्स होती है, किसको बाहर रखना है किसको अंदर रखना है, ये बड़ी चीज़ होती है। और हसन अली का आपने देख लिया, जिस तरह उनको टीम में लाना था, तो हारिस रऊफ को भी लेके आना था, तो हारिस रऊफ को बोला गया कि भाई ये फिट नहीं है, और उसका बैकअप हसन अली को लाया गया। तो मतलब ये दुनिया का वाहिद स्क्वाड नज़र आ रहा है अभी के तौर पे कि अगर आप 18 मेंबर स्क्वाड देखेंगे तो इसमें 6 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 विकेट कीपर हैं। इस पे मैंने आपसे बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि डिटेल में बात की थी कुछ वीडियोस पहले पाकिस्तान के स्क्वाड पे 18 मेंबर्स में, और अब देखना है कि कौन से फास्ट बॉलर्स बाहर होते हैं 18 मेंबर्स में और 15 मेंबर्स में कौन आते हैं। लेकिन साइम अय्यूब पे आप कह सकते हैं कि तलवार जो है वो लटकी हुई है कि साइम अय्यूब ने अगर इन 2 मैचेस या एक मैच में उनको मौका मिलता है, अगर पहली बात, और अगर मौका मिला और अगर उन्होंने इन मैचेस में रन्स नहीं किए, तो भाई फिर आप देख लीजिएगा कि वेस्ट इंडीज़ में आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही ओपन करते हुए नजर आएंगे। और फ़खर जमान, एक बंदा तो कुर्बान हो चुका है इन दोनों के चक्कर में। आपको याद होगा जब मिसबाउल हक कोच बने थे, तो उन्होंने मोहम्मद रिजवान को ओपन कराने के चक्कर में न्यूजीलैंड में फ़खर जमान को मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बना दिया था। और फिर फ़खर जमान ने बोला था कि भाई टीम की रिक्वायरमेंट है, और उसको भी पता था कि उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी, और अगर वो नहीं मानेगा तो वो टीम से बाहर हो जाएगा। और वही फिर उसने बोला कि चलो मिडिल ऑर्डर में जगह मिल रही है तो वही पकड़ लेता हूँ। फिर फ़खर जमान आपको जब से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी अब देख लें जो चौथा नंबर उनका फिक्स कर दिया गया है वो भी आपके ओपनर हुआ करते थे। और साइम अय्यूब पे भी यही प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई तुम भी अगर खेलना है तो नीचे खेलो, तीसरे पे या पांचवें पे खेलो। लेकिन तीसरे नंबर पे मसला ये है कि मैनेजमेंट का जो एक फेवरेट बंदा है वो उस्मान खान को जिस तरह यूएई से छुड़वा के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज़बरदस्ती शामिल किया, और टेक्निक वाइज भाई ये भी फारिग है, इसकी मैंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो हुई थी उसमें बिल्कुल इसकी टेक्निक वहाँ खुल के लोगों के सामने आ गई कि किस टेक्निक और किस फिटनेस के मैार पे ये पूरा बंदा उतरता नहीं है, और इसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खिलाया जा रहा है। तो ये हालत आपकी
अब क्रिकेट में हो चुकी है कि T20 के प्लेयर्स जो आपके पास एक टाइम पे होते थे, अब T20 में भी आपको प्लेयर्स मिल नहीं रहे हैं। फास्ट बॉलर्स 6 भर दिए हैं, 3 विकेट कीपर बैट्समैन भर दिए, और पता चल नहीं रहा है कि टीम कॉम्बिनेशन असल में क्या होने वाला है। टीम्स अपने टीम कॉम्बिनेशन बना के साइन करके टीम सबमिट करा चुकी हैं आईसीसी को, लेकिन अभी तक हमारा टीम कॉम्बिनेशन फाइनल नहीं हो सका है। और ये मैंने आपको खबर देनी थी कि भाई साइम अय्यूब पे जो तलवार लटकी हुई है, इस सीरीज़ में आपको फैसला होता हुआ नजर आएगा कि साइम अय्यूब, मुझे तो पर्सनली नहीं लग रहा कि टीम मैनेजमेंट की जो सोच है और कैप्टन की जो सोच है, वो मुझे नहीं लगता कि साइम अय्यूब आपको ओपनर वर्ल्ड कप में दिखेंगे आपको मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ही। और साइम अय्यूब के पास ये आखिरी चांस है, अगर इस सीरीज़ में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि वो वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह एक तो मशकूक हो जाएगी, और अगर जाते भी हैं तो ओपनर के तौर पे बहुत मसला है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान आपको पता है नीचे वो बैटिंग कर नहीं सकते, और ऊपर भी जब वो खेलेंगे तो सामने फिर आपको पता है कि एक को चलाना होता है, जिस चक्कर में आप कह सकते हैं कि बाबर आजम की भी एक टाइम पे लंबी इनिंग्स नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी थोड़ा एंकर वाले स्टाइल में खेलते हैं। और मोहम्मद रिजवान भी आपको पता है वो तो एक तरफ का प्लेयर है। बाबर आजम चले आप कह सकते हैं कि ऑफ साइड पे भी कुछ शॉट्स खेलता है, कुछ कवर ड्राइव के थोड़े लोगों को नज़ारे हो जाते हैं, कुछ बैकफुट पंच दिख जाता है, कुछ स्क्वायर पे शॉट्स दिख जाते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान आपको पता है सिर्फ डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के प्लेयर हैं, और उनके पास पूरे ग्राउंड में कोई शॉट उसके अलावा है नहीं। तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी मोहम्मद रिजवान पे, आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी में मोहम्मद रिजवान ने अभी तक ऑफ साइड के, अगर आप देखें, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी तंजिया मिजाज में, कि तंजिया मज़ा में बनाई थी कि यार 2 छक्के अभी तक मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ ऑफ साइड पे खेले। तो बड़ी वो शानदार वीडियो थी, और जिसने भी बनाई थी क्रेडिट है उसको। तो मोहम्मद रिजवान की 10 सेकंड की वीडियो में मोहम्मद रिजवान की जो क्वालिटी है वो उस बंदे ने उस वीडियो में जाहिर कर दी थी। तो अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैच एनालिसिस के साथ, आपके साथ मिलते रहेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे भी आप हमें द क्रिकेट डगआउट के नाम से पेज बनाया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।